एक बार फिर उपस्थित हूं मैं आपके समक्ष लेकर के हिंदी की एक नई जानकारी, एक नया टॉपिक, वाक्य। पिछले वीडियो में आपको बताया था तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में। वह जानकारी जो आपको शायद किन्हीं किताबों में नहीं समझाई जाएगी, किन्हीं और YouTube चैनल्स पर नहीं समझाई जाएगी, मैं बताऊंगा आपको पूर्ण विस्तार से, क्योंकि हमें यहाँ पे समझना है। देखिए, शुरू करते हैं वाक्य को। लेकिन वाक्य शुरू करने से पहले हमें पहले ये जानना आवश्यक है कि वाक्य है क्या। व्हाट इज सेंटेंस? वाक्य भाषा का एक अंग है। प्रत्येक भाषा के 3 अंग होते हैं। प्रश्न आ सकता है भाषा के कितने अंग हैं? तो भाषा के 3 अंग हैं। पहला अंग है वर्ण, दूसरा अंग है शब्द और तीसरा अंग है वाक्य। ये भाषा के 3 अंग हैं। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? दे दिया वर्ण, शब्द, वाक्य, और इनमें से कोई नहीं, या और कुछ पूछ लिया, तो ये 3 तो है ही और चौथा होगा वह हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या है। वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्योंकि हमारे कोर्स में है वाक्य, तो वाक्य के अंग पढ़ना बहुत आवश्यक है। इनमें से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण वही है जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। वर्णमाला, अ, क, च, ट, त, प, क, च, त, अ, ये है वर्ण। दूसरा अंग हमारा होता है शब्द। शब्द बनता है वर्णों के सार्थक समूह से। जब वर्ण मिलते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है तो वह कहलाता है शब्द। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह शब्द। शब्द है क्या? एक और सवाल बनता है इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है, शब्द का अर्थ निकलता है। उसके बाद वाक्य, तीसरी इकाई। जब शब्द समूह में मिलते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है तो कहलाता है वाक्य। वाक्य क्या है? बता दिया, ये तो शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह। प्रश्न पूछा जा सकता है, वाक्य है, अ दे दिया, शब्दों का सार्थक समूह एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे दिया सार्थक शब्दों का समूह। देखिए दोनों में अंतर है। शब्दों का सार्थक समूह, इन दोनों में अंतर है। कंफ्यूज हमें जो एग्जामिनर करता है वो यही करता है, पेपर बनाने वाला। शब्दों का सार्थक समूह, ये तो वाक्य है, लेकिन सार्थक शब्दों का समूह, शब्द तो सार्थक है ही है, लेकिन उनका समूह अगर उल्टा सीधा हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं निकले, तो वह वाक्य नहीं होगा।
तो उत्तर होगा हमारा ये शब्दों का सार्थक समूह, न कि सार्थक शब्दों का समूह। फिर जब भावार्थ के आधार पर हम देखते हैं, भाव या भावार्थ, भावार्थ के आधार पर यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये वाक्य भाव के आधार पर, शब्द अर्थ के आधार पर और वर्ण पूरी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये हमें यहां पे जो भी सवाल आएंगे इनमें से ही पूछे जाएंगे। भाषा के कुल कितने अंग हैं? 3। वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। शब्द क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह, न कि सार्थक शब्दों का समूह नहीं। वाक्य क्या है? भाव और भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। इन्हीं के अंदर इससे संबंधित प्रत्येक सवाल इसमें समाहित हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं वाक्य पर। अभी हमने पढ़ा था भाषा के अंग। कितने अंग थे भाषा के? 3 अंग। अब हम लेते हैं वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के अंग हमारे कोर्स में आएगा, साथ में अलग से दिया हुआ है। वाक्य के जो अंग हैं वह हैं 2। प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, वाक्य के कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 5। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2। पूछ लिया जाए भाषा के कितने अंग हैं, तो उत्तर होगा हमारा 3। अब हम आते हैं उन 2 अंगों पे जिनके आधार पर वाक्य बना है, क्योंकि जब तक हम वाक्य के अंगों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम इस प्रश्नों को जो हमारी परीक्षा में आगे आने वाले हैं उनको हल नहीं कर पाएंगे। देखिए 2 अंग हैं। पहला अंग है उद्देश्य और दूसरा अंग है इसका विधेय। उद्देश्य और विधेय, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में जो कुछ भी बात की जाती है वह कहलाती है उद्देश्य। अब आप पहचानो कौन है वह वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है? बता सकता है कोई? वह होता है कर्ता। वेरी गुड। कर्ता वह है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो कर्ता होता है हमारा उद्देश्य। इसके साथ में जो कुछ भी होगा, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा कि कर्ता कैसा है, जिसे कहा जाता है हिंदी में कर्ता का विस्तारक। कर्ता का विस्तारक, ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं उद्देश्य। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद। दूसरा विधेय। विधेय क्या है? कर्ता के बारे में या उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए वह सभी विधेय कहलाता है। मतलब उद्देश्य कर्ता और कर्ता का विस्तारक हो गया। इसके अलावा वाक्य में जो कुछ भी आया है
वह क्रिया हो सकती है, क्रिया का विस्तारक हो सकता है, कर्म हो सकता है, कर्म का विस्तारक हो सकता है, पूरक हो सकता है, पूरक का विस्तारक हो सकता है, सहायक क्रिया हो सकती हैं। वह सभी कहलाती हैं उद्देश्य के साथ में विधेय। कर्ता उद्देश्य और विधेय उसकी क्रिया। विशेष रूप से क्रिया को इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन क्रिया ही नहीं, इसमें कर्म का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक, सहायक क्रिया, पूरक का विस्तारक, ये सभी आते हैं। अब लेते हैं हम एक उदाहरण, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं लेंगे तब तक हमें ये बात स्पष्ट नहीं होगी। इसको हम लिखा हुआ रखेंगे तब हमें ये बात समझ में आएगी। देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं। सोहन का भाई राजीव फिल्मी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। ये वाक्य है, ठीक है। यहां हमें पहचानना है कर्ता कौन है। कौन है कर्ता? पढ़ कौन रहा है? राजीव। तो राजीव हो गया हमारा कर्ता। कोर्स में है वाक्य के अंग, इसलिए हमें यहाँ पूरा इसको विस्तार से समझाना और समझना आवश्यक है, तभी हम आगे के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, आगे वाक्य के प्रकारों को समझ पाएंगे। देखिए, कर्ता हो गया राजीव। अब राजीव कौन है? सोहन का भाई है। राजीव के बारे में इससे पहले जो कुछ कहा जाता है वह सभी कहलाता है कर्ता का विस्तारक। कर्ता का विस्तारक कहा था, जिसके बारे में कहा जाए कर्ता और कर्ता का विस्तारक, ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं उद्देश्य। अब बात आती है विधेय की। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, अब पीछे जो कुछ भी कहा वो सब हो गया हमारा विधेय। लेकिन ये है क्या? देखिए, सबसे पहले पहचानते हैं क्रिया। पढ़ना। पढ़ना क्या है? पढ़ना है क्रिया। अब क्रिया की विशेषता क्या है, या क्रिया के बारे में क्या है? अधिक। तो अधिक हो जाएगा क्रिया का विस्तारक। पुस्तकें क्या है? यहां कर्म, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसकी विशेषता क्या है? इसका विस्तार क्या बता रहा है? कैसी पुस्तकें? कि फिल्मी। तो ये हो जाएगा कर्म का विस्तारक। है क्या है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो कर्म का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक, सहायक क्रिया, ये सभी मिलते हैं जब आपस में, तो ये कहलाते हैं विधेय। ये है हमारा विधेय। समझता हूं बात स्पष्ट हो गई होगी। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय कैसे कहते हैं। अब हम आते हैं वाक्य के प्रकार पर। वाक्य के प्रकार हम देखें, प्रश्न हो सकता है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वाक्य के प्रकार अलग अलग रूप में है। पहला, रचना, या इसको कहा जा सकता है संरचना, या कहा जा सकता है प्रयोग के आधार पर। प्रश्न हो सकता है हमारा, और होगा, कि संरचना और प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के। दूसरा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये जब प्रश्न आएगा तो हमारा उत्तर होगा 8। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं।
तीसरा, क्रिया के आधार पर। और क्रिया के आधार पर भी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जब संरचना के आधार या प्रयोग के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर देखें तो 8 प्रकार के, क्रिया के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के। अब ये कौन से हैं, अब हम आगे इसको समझते हैं। देखिए, एक एक को हम यहां स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, हम बाद में लेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर वाक्य के प्रकार। हमने आपको बताया 3 प्रकार होते हैं। कौन से 3 प्रकार हैं? नंबर 1, साधारण वाक्य, जिसे सरल वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा, मिश्र वाक्य, जिसे मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। और तीसरा, संयुक्त वाक्य। वे जिनकी अंग्रेजी भी रही हुई है वो इनको समझ सकते हैं। सिंपल सेंटेंस, मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब एक एक वाक्य को हम यहां पे लेंगे। प्रश्न हो सकता है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य का प्रकार संरचना के आधार पर नहीं है? दे दिया मिश्र, मिश्रित, संयुक्त और नकारात्मक। तो मिश्र है, मिश्रित है, संयुक्त है, उत्तर हो जाएगा हमारा नकारात्मक, क्योंकि वो अर्थ के आधार पर होगा, संरचना के आधार पर नहीं है। प्रश्न कहीं से भी बना सकता है, तो इस चीज को हमें समझना अति आवश्यक है। अब हम लेते हैं सबसे पहला प्रकार हमारा संरचना के आधार पर वाक्य का पहला प्रकार, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लिखते हैं। नीता आम खा रही हैं। ठीक है, यहां पे देखिए नीता क्या है? नीता करता है। आम क्या है? आम कर्म है। खाना क्या है? खाना क्रिया है। क्या है? ये सहायक क्रिया है। कहां था? कर्ता। कर्ता उद्देश्य कहलाता है, और कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय कहलाता है। हमने उद्देश्य विधेय इसीलिए पढ़ा था। अब देखिए, एक उद्देश्य हो गया, इसमें एक विधेय हो गया। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। हम वाक्य की साइज देख करके उसको नहीं पहचान सकते। इससे पहले हमने जो वाक्य लिखा था, क्या लिखा था? देखिए, सोहन का भाई राजीव फिल्मी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। ये वाक्य हमने लिखा था। अब वाक्य इतना बड़ा आ गया, यहां से लेकर के पता नहीं कितना लंबा, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये साधारण वाक्य नहीं है। ये भी साधारण वाक्य हो सकता है, क्योंकि इसमें कर्ता देखिए कौन है? राजीव। अभी बता दिया था ये तो पहले हमने। और कर्ता का विस्तारक सोहन, ये पूरा एक था हमारा उद्देश्य। फिल्मी पुस्तकें पढ़ता है, ये था हमारा विधेय। इसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है। तो इतना बड़ा वाक्य होने के बावजूद भी
वह सरल वाक्य होगा, साधारण वाक्य होगा। इसलिए कभी भी इस चीज को ध्यान में रखना परीक्षा के अंदर कि देख लिया बड़ा वाक्य है, ये साधारण तो हो ही नहीं सकता, अब तो अपन को मिश्र और संयुक्त इनमें से ही छांटना है, अब दिमाग लगाते हैं। तो गलत तो हमारा पहले ही हो गया कि हमने साधारण को छोड़ दिया। छोड़ना नहीं, एक एक को देखना है। ठीक है, एक उदाहरण हम और समझते हैं। इसमें हमने देखा था एक उद्देश्य है, एक ही विधेय है। अब हम एक उदाहरण ऐसा लेते हैं कि रमेश, सुरेश और नीलेश खाना खा रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि उद्देश्य ही क्या है, कर्ता। कर्ता को उद्देश्य कहा गया है, लेकिन यहां तो कर्ता ये भी है, नीलेश, सुरेश भी कर्ता है, रमेश भी कर्ता है। तीन कर्ता हो गए। लेकिन ध्यान रखना, ये तीनों काम क्या कर रहे हैं, खाना खाने का, उनकी क्रिया एक ही हो रही है। जब अनेक उद्देश्यों के द्वारा, अनेक कर्ता के द्वारा एक ही क्रिया की जा रही हो तो वह उद्देश्य एक ही कहलाएगा, अलग अलग नहीं कहलाएगा। तो इसमें एक ही उद्देश्य है, ये सभी कर्ता मिलकर के एक ही उद्देश्य बनाते हैं। इनका उद्देश्य एक ही है, खाना खाना। ठीक है, तो उद्देश्य एक, उनकी क्रिया एक हो रही है, एक। और खाना खा रहे हैं, ये तो विधेय है ही है, पीछे अपन ने देखा था। तो एक उद्देश्य, एक विधेय, मतलब क्या हो गया, साधारण वाक्य। अब सवाल पूछता हूं मैं आगे। अब इसमें आगे भले ही आप कितने ही नाम जोड़ दो, नीता, गीता, सीता, पिता, पता नहीं कितने, तो भी वह एक ही उद्देश्य कहलाएगा और एक ही विधेय होगा, वह साधारण वाक्य होगा। इसे कितना ही लंबा खींच लिया जाए, वह मिश्र या संयुक्त नहीं बनेगा, वह साधारण ही रहेगा। अगला लेते हैं हम, एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये तो हमने कर्ता को बढ़ाया, अब हम बढ़ाते हैं क्रिया को। देखिए, रमेश और सुरेश पढ़ और लिख रहे हैं। दो कर्ता, दो क्रिया। रमेश भी करता, सुरेश भी करता, पढ़ना भी क्रिया और लिखना भी क्रिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कर्ता ज्यादा आ गए तो ये हमारा संयुक्त या मिश्र हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि रमेश और सुरेश दोनों मिलकर के एक ही प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। क्रिया का प्रकार देख रहा है हमें यहाँ पे, एक ही क्रिया आप कर रहे हैं। पढ़ने लिखने का काम सुरेश भी कर रहा है, पढ़ने लिखने का काम रमेश भी कर रहा है। जब दोनों कर्ता हमारे एक ही काम कर रहे हैं तो यह एक ही विधेय कहलाएगा, अलग विधेय नहीं होगा। और दोनों मिलकर के जब एक ही कार्य कर रहे हैं तो ये भी दोनों मिलकर के एक ही उद्देश्य कहलाएगा। जब एक उद्देश्य है, एक विधेय है, तो वह संयुक्त वाक्य नहीं होगा, सरल वाक्य होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। जब बहुत सारे कर्ता एक ही प्रकार की क्रिया कर रहे हो, या एक ही प्रकार की, या भले पढ़ना लिखना ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो वह विधेय एक ही होगा, उद्देश्य एक ही होगा और वह हमारा साधारण वाक्य कहलाएगा। अब हम लेते हैं आगे, एक उदाहरण हम और देखते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा वह उदाहरण कौन सा है, उस उदाहरण को हम समझते हैं। रजनी पढ़ और
लिख रही हैं। रजनी ये कर्ता है और कर्ता हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। पढ़ना हमारी क्रिया है, लिखना हमारी क्रिया है। पढ़ना और लिखना, लेकिन ये दोनों कार्य एक ही कर्ता द्वारा किया जा रहा है। जब एक ही कर्ता द्वारा एक ही वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं की जाती हैं तो वह भी उद्देश्य का एक ही विधेय होगा, एक ही होगा। यहां भी एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय हैं, तो यह भी हमारा साधारण वाक्य होगा। अब देखिए, एक कर्ता एक क्रिया, मतलब साधारण वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय। एक से अधिक कर्ता एक ही क्रिया कर रहे हैं, मोहन और सोहन पढ़ रहे हैं, तो अनेक कर्ताओं द्वारा एक ही क्रिया की जा रही है तो साधारण वाक्य। रजनी पढ़ और लिख रही है, एक ही कर्ता द्वारा एक से अधिक क्रिया एक ही वाक्य में की जा रही है तो वह भी विधेय एक माना जाएगा, साधारण वाक्य। एक से अधिक कर्ता एक ही प्रकार की क्रिया एक से अधिक कर रहे हो भले ही, लेकिन एक ही प्रकार की हैं। मोहन, सोहन, सुरेश पढ़ और लिख रहे हैं। मोहन, सुरेश और मोहन तीनों ही मिलकर के पढ़ने का काम भी कर रहे हैं, लिखने का काम भी कर रहे हैं, तो वह भी हमारा साधारण वाक्य होगा। तो यह था हमारा साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का विस्तार हमने देखा था, क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म, कर्म का विस्तार। ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, हालांकि ऐसा बहुत कम पूछा जाता है। अब हम लेते हैं वाक्य का दूसरा प्रकार, संयुक्त वाक्य, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहला जाता है? कंपाउंड सेंटेंस। संयुक्त वाक्य को समझने के लिए हम पहले एक वाक्य लिखते हैं आपके समक्ष। देखिए वाक्य क्या है, जैसे सोहन पढ़ रहा है, मोहन टीवी देख रहा है, और कपिल खेल रहा है। ये वाक्य है हमारा। यहां पे आप देखिए, सोहन करता है, पढ़ना पढ़ रहा है, ये क्रिया और क्रिया का विस्तारक है, यानी ये उद्देश्य है, और ये हमारा विधेय है। ठीक है, एक वाक्य पूरा हो गया। दूसरा वाक्य यहां फिर कर्ता आया, जो हमारा उद्देश्य है। टीवी देख रहा है, कर्म और क्रिया, तो कर्म और क्रिया मिलकर के क्या कहलाएंगे? विधेय। फिर देखिए कपिल, कपिल क्या है? कपिल कर्ता है, और कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य। खेल रहा है क्या है? विधेय। क्रिया और क्रिया का विस्तारक या सहायक क्रिया। एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, ये तीनों यहां पे मिले हुए हैं। यानी एक से अधिक उद्देश्य और विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय मिलकर के क्या कहलाता है? एक उद्देश्य और एक विधेय मिलकर के कहलाता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। यहां पर भी देखिए, ये उद्देश्य ये विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय मिल गया, साधारण वाक्य। यहां पर भी एक उद्देश्य एक विधेय मिल गया, साधारण वाक्य।
देख लिया आपने, एक साधारण वाक्य, दूसरा साधारण वाक्य, तीसरा साधारण वाक्य, 3 साधारण वाक्य हैं। और जब एक से अधिक साधारण वाक्य किसी एक वाक्य में आ जाते हैं तो वह कहलाता है संयुक्त वाक्य। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर ये जो भाग हैं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये अलग अलग वाक्य के, इन्हें मुख्य वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हें कहा जाता है उपवाक्य। दूसरा उपवाक्य ये, एक उपवाक्य ये, कुल 3 उपवाक्य हो गए। ये वाक्य का एक हिस्सा उपवाक्य, ये दूसरा हिस्सा उपवाक्य, ये तीसरा सरल वाक्य का हिस्सा उपवाक्य, यानी 3 उपवाक्य मिल गए। तो क्या परिभाषा होगी? जब 2 या 2 से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी संयोजक शब्द से, ये इनको जोड़ रहा है, यहां ये जोड़ रहा है, यहां ये कॉमा जोड़ रहा है। संयोजक शब्द जरूरी नहीं है कि वो शब्द ही हो, वह अल्प विराम भी हो सकता है, हमारा कॉमाज हो सकता है। ये कॉमा या अल्प विराम और संयुक्त वाक्य, जब 2 सरल या साधारण वाक्य या 2 से अधिक सरल या साधारण वाक्य किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो तो वह कहलाता है हमारा संयुक्त वाक्य। देखते हैं हम इसको। एक विशेषता इसकी और क्या है? यह स्वतंत्र होता है। प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि इसको हटा दिया तो दूसरा बचेगा, नहीं बचेगा। देख लिए, मोहन टीवी देख रहा है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, लो मिटा ही दिया, खेल ही समाप्त। तो क्या ये वाक्य समाप्त हो गया? नहीं हुआ। देखो, सोहन पढ़ रहा है और कपिल खेल रहा है, 2 साधारण वाक्य मिल गए, ये भी संयुक्त वाक्य होगा। अगर मैं इसको हटाता, उसको रखता तो भी ये वाक्य रहता। इन 2 को हटाता और केवल लिखा होता कपिल खेल रहा है तो भी वह वाक्य होता। यानी ये पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, एक के हटने पर दूसरे के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है संयुक्त वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता। अब आपको कहा था कि किसी संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं, तो देखते हैं वो संयोजक शब्द कौन कौन से हैं। उसके बिना हम यहां आपको याद करने में आसानी होगी और इससे मिलते जुलते और ले लेते हैं। तथा, एवं, व, ये हो गए हमारे। और, तथा, एवं, व, एक अर्थ वाले। और देखते हैं, अपितु, लेकिन, परंतु, बल्कि, ये एक अर्थ वाले। या, अथवा, वरना, ये एक अर्थ वाले। एक और ले सकते हैं इसके साथ, अन्यथा। ये जब संयोजक शब्द किसी वाक्य में आ जाए और जब उसमें 2 सरल वाक्य हो, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य इन संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हो तो वह निश्चित रूप से संयुक्त वाक्य होगा। हमें पहचानने में आसानी होगी। एक उदाहरण हम और देखते हैं। राम पढ़ रहा है लेकिन सुरेश खेल रहा है। राम पढ़ रहा है लेकिन सुरेश खेल रहा है। राम कर्ता यानी उद्देश्य, पढ़ रहा है
विधेय, एक उद्देश्य और एक विधेय, एक सरल वाक्य बन गया, या इसको कह सकते हैं सरल वाक्य। सुरेश उद्देश्य, खेल रहा है, विधेय, मिल गए आपस में, एक उद्देश्य एक विधेय, मतलब बन गया सरल वाक्य या उपवाक्य। एक संयोजक शब्द लेकिन से जुड़ा है, ये लेकिन, तो ये कहलाता है हमारा संयुक्त वाक्य। ये भी हो सकता था अगर मैं यहां पे योजक शब्द नहीं लगाता और सिर्फ कॉमा लगा देता, तो भी ये संयुक्त वाक्य होता, क्योंकि ये दोनों सरल वाक्य हैं। यह हमारे इस कॉमा से, जो आपको पहले कहा था मैंने, इससे आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये भी संयुक्त वाक्य होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा संयुक्त वाक्य। दो प्रकार हमने देख लिए, अब देखते हैं हम तीसरा प्रकार, मिश्र वाक्य। जिसका दूसरा नाम है मिश्रित वाक्य, या अंग्रेजी में कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। गांधी जी ने कहा कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, और बुरा मत सोचो। ये वाक्य है इतना बड़ा। ठीक है, यहां हम पहचानते हैं कर्ता। कर्ता कौन है? गांधी जी। और कर्ता क्या कहलाता है? हमारा उद्देश्य। ने कहा, ये ने कहा हो गया हमारा क्रिया, क्रिया का विस्तारक और क्रिया, ये मिलकर के कहलाया विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय मिलकर के बन गया सरल वाक्य। ठीक है, आगे आते हैं, बुरा मत बोलो। इसमें उद्देश्य कौन है, कर्ता कौन है, पता नहीं चल रहा है। बुरा मत देखो, इसमें भी उद्देश्य कौन है, पता नहीं चल रहा है। बुरा मत सोचो, इसमें भी उद्देश्य कौन है, पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, जब पता नहीं चले तो वह हो जाता है हमेशा आश्रित उपवाक्य। तीनों आश्रित उपवाक्य हैं, ये भी आश्रित उपवाक्य है, ये भी आश्रित उपवाक्य है। तो जिसके अंदर कर्ता होगा और क्रिया उद्देश्य विधेय होगा, जो सरल वाक्य के जैसा दिखाई देगा, सरल वाक्य होगा, वह कहलाता है प्रधान उपवाक्य। क्योंकि प्रधान क्यों? क्योंकि इसमें उद्देश्य है हमारा और विधेय है, उद्देश्य है। तो एक तो हो गया प्रधान उपवाक्य, और एक दो तीन हो गए हमारे आश्रित उपवाक्य। तो ऐसे ही जब स्थिति बने, यानी जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और उस पर आधारित एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, भले इतना होता तो भी कोई बात नहीं, इतना होता तो भी कोई बात नहीं, और पूरा है तो भी कोई बात नहीं। जब एक प्रधान उपवाक्य उस पर आश्रित एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। क्या परिभाषा बन गई? जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से हमने समझ लिया। अब देखिए, यहां पे पहले वाले वाक्य के अंदर जो संयुक्त वाक्य पढ़ा था वो स्वतंत्र होता था, ये स्वतंत्र नहीं होता है। इसके उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसके उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? देखिए,
अगर मैं कहूं बुरा मत बोलो, अब इसका मतलब क्या हुआ? किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा? कोई उत्तर नहीं है। जब ये कहेंगे कि गांधी जी ने कहा कि बुरा मत बोलो, तब ये वाक्य पूरा होगा। या ये कह दे गांधी जी ने कहा, क्या कहा नहीं पता, ये जब इसके साथ जुड़ेगा तब हमारा वाक्य पूरा होगा। इसलिए ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, इसलिए इसमें आश्रित उपवाक्य शब्द का प्रयोग होता है और ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण क्या है? ये तो हो गया, इसको हम देखते हैं क्योंकि मिश्र वाक्य जो हैं उसके 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। ये हमें उदाहरण देखने हैं। और इनके वाक्य 3 प्रकार के हैं संरचना के आधार पर: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वापस 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? लेकिन मैंने एक गलती की है, आपने ध्यान दिया या नहीं, यही मैं देखना चाहता था। ध्यान आपने नहीं दिया है। ये मिश्र वाक्य का प्रकार नहीं है, ये हैं आश्रित उपवाक्य के प्रकार 3। ये हैं आश्रित उपवाक्य के प्रकार। कितने? 3। कौन कौन से? नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य। नंबर 2 विशेषण उपवाक्य। और नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 आश्रित उपवाक्य के प्रकार होते हैं। अब हमें यह पढ़ना है कि ये क्या चीज है, संज्ञा उपवाक्य क्या है, विशेषण उपवाक्य क्या है और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है। देखते हैं हम आगे इनको विस्तार से। आश्रित उपवाक्य के प्रकार किसमें आए हैं? ये मिश्र वाक्य में। 3 प्रकार बताए हैं। यहां पे हमें थोड़ी सी ट्रिक का काम करना है, हमें कुछ शब्दों को याद रखना है। देखते हैं। नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य कौन सा होता है? 2 शब्द याद रखने हैं, एक की, एक क्योंकि। यानी की आ गया, बस इसमें भी आ गया, वो तो वैसे ही। अगर ये की शब्द आ जाए, देखिए की 2 प्रकार के होते हैं, एक ये की, एक ये की। इसका प्रयोग तो होता है जब किसी और की कोई वस्तु होती है, राम की, मोहन की पुस्तक, तो वहां ये बड़ी ई की मात्रा लगती है कि। जब कोई वाक्य कहता है, मैंने कहा कि, सुरेश ने बताया कि, तो वहां पे ये की जब आती है तो वह संज्ञा उपवाक्य होता है। उदाहरण देखते हैं। अभी अपन ने जो उदाहरण देखा था, गांधी जी ने कहा कि, तो वह संज्ञा उपवाक्य है। और देखते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सदैव देश की रक्षा करूंगा कि। ये आ गया एक प्रधान वाक्य, प्रधानमंत्री उद्देश्य, कहते हैं विधेय, एक सरल वाक्य यानी ये प्रधान उपवाक्य, मैं सदैव देश की रक्षा करूंगा, ये एक आश्रित उपवाक्य।
संयोजक की से जुड़ा है, योजक शब्द की से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा की आते ही सीधा ही संज्ञा उपवाक्य। देखते हैं यहां पर हम देखते हैं कि इसके अंदर अब आश्रित उपवाक्य होता कौन सा है। इसका पहचानने का तरीका सीधा सा है, आश्रित उपवाक्य हमेशा योजक शब्द से शुरू होता है। योजक शब्द से शुरू होता है। कौन? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य यानी की से शुरू हो गया, ये की के पीछे वाला जो भी है वह आश्रित उपवाक्य होगा, इससे पहले वाला प्रधान उपवाक्य होगा। एक उदाहरण और हम समझते हैं, मैं जानता हूं कि तुम कल दिल्ली जाओगे। ये की, ठीक है। ये था हमारा संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा के बाद दूसरा प्रकार है इसका विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य के लिए शब्द क्या संज्ञा का था तो की। अब विशेषण उपवाक्य के लिए जो शब्द हैं, जो योजक शब्द हैं, वह हैं जो, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसे, जिन्हें। ये शब्द जब आते हैं तो ये शब्द कहलाते हैं विशेषण उपवाक्य। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं उसे सफलता मिलती है। यहाँ जो आ गया, ये जो शब्द दिख गया, ये प्रधान उपवाक्य नहीं है, क्योंकि कहा था आपको आश्रित उपवाक्य संयोजक शब्द से शुरू होता है। जो संयोजक शब्द हैं, इसलिए ये आश्रित उपवाक्य होगा और ये प्रधान उपवाक्य होगा। तो जो, जिसका, जिसके, जिसकी, जिसे, जिन्हें, ये शब्द आ जाए तो वह विशेषण उपवाक्य होगा, आश्रित उपवाक्य का प्रकार। अब हम लेते हैं तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये तीसरा प्रकार है हमारा आश्रित उपवाक्य का क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसको कैसे पहचानोगे? इसको पहचानने के लिए हमारे पास जो शब्द हैं वह शब्द को रोक, क्या वह रोक दे भले। तो हम देख रहे थे क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान क्या होती है? इसके जो शब्द हैं उनको हम बाद में समझेंगे। पहले हम क्रिया विशेषण देखते हैं, जिसके अंदर रीति की बात की जाती है, स्थान की बात की जाती है, काल की बात की जाती है। इसके आधार पर होता है क्रिया विशेषण। हमें पहचानना है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इस वाक्य का मिश्रित उपवाक्य किस प्रकार का है। तो उसके लिए जो शब्द हैं वह शब्द आता है जैसे जहां, वहां। ये अधिकांशतः जोड़ी में चलते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन अधिकांशतः। जब, तब, जिधर, उधर, यदि, तो,
ज्यों त्यों, केवल ज्यों भी आ जाए तो भी वह संयुक्त आश्रित उपवाक्य कौन सा होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसी प्रकार जैसे वैसे, यद्यपि, तथापि, ये हैं आश्रित उपवाक्य का प्रकार, क्रिया विशेषण के योजक शब्द। उदाहरण देखते हैं हम एक इसका, क्योंकि यहां पे रीति की बात होगी, स्थान की बात होगी और काल की बात होगी। देखिए, जहां तुम पढ़ते हो वहां पहले स्कूल नहीं था, यानी अब वहां स्कूल है। तो जहां और वहां, तो जहां शब्द से शुरू हो रहा है ये कहलाता है हमारा आश्रित उपवाक्य, ये कहलाएगा प्रधान उपवाक्य। प्रकार इसका होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसी प्रकार एक उदाहरण हम और देखते हैं, यहां देख लेते हैं। ज्यों ही मैं घर गया त्यों ही पिताजी आ गए। तो ये ज्यों ही, त्यों ही, ये ज्यों ही शब्द ज्यों ही किसका परिचायक है? काल का। तो ज्यों ही काल का परिचायक है तो क्रिया विशेषण है, और यहां पे त्यों ही आ गया, ये कहलाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य का प्रकार, और ये हो जाएगा इसका प्रधान उपवाक्य। तो ये था हमारा आश्रित उपवाक्य के तीनों प्रकार। समझता हूं आपको ये वाक्य के सभी प्रकार जो संरचना के आधार पर हैं वो स्पष्ट हो गए होंगे और आराम से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आपको एक उदाहरण बताता हूँ, विशेष उदाहरण। क्या है वो? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है और ये एक छोटा सा वाक्य भी है। इसमें कर्ता कौन है? नहीं है। और जब कर्ता ही नहीं है तो हम पहचानेंगे कैसे? तो वह वाक्य जिसमें कोई कर्ता नहीं हो, उद्देश्य का पता नहीं हो, ऐसे वाक्य हमेशा के लिए क्या होते हैं? मिश्र वाक्य। इस बात को गांठ बांध लेना, जिसमें उद्देश्य का पता नहीं हो वह निश्चित रूप से मिश्र वाक्य होता है। अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। पहले हमने देखा था संरचना के आधार पर, अब देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। प्रारंभ में आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। प्रश्न हो सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 5, 6, 7, 8, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 8। अब हम आते हैं ये प्रकार कौन कौन से हैं। बहुत ही इजी है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहला जो वाक्य का प्रकार है वह है विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य, या इसका एक नाम और है और वह नाम है विधानार्थक। विधानार्थक वाक्य। विधान यानी जो है, तो इसके अंदर क्या होता है? कार्य के होने का भाव होता है कि काम हो रहा है, यानी हाँ में। जैसे मोहन खेल रहा है, तो खेल रहा है, काम हो रहा है, तो ये हो जाएगा विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य। दूसरा प्रकार
निषेधात्मक वाक्य, इसी का दूसरा प्रकार है, इसी का बिल्कुल उल्टा है विधानार्थक का। निषेध, निषेध का मतलब क्या होता है? मना, नहीं, कार्य के नहीं होने का भाव, कार्य करने का मना कर रहा है। या हम कह दें मोहन नहीं खेल रहा है, ये नहीं शब्द जो आ गया कार्य को करने से रोक रहा है, तो ये होता है निषेधात्मक वाक्य। तीसरा प्रकार इसका प्रश्नवाचक वाक्य, ये इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या पूछा जाता है? सीधी सी बात है, प्रश्न पूछते हैं और सबसे अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। जैसे क्या मोहन खेलता है? तो क्या मोहन खेलता है प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, तो ये कहलाएगा हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। यहां यह भी हो सकता है, क्या मोहन नहीं खेलता है? क्या मोहन नहीं खेलता है, ये भी प्रश्न पूछ रहा है, भले ही नहीं आ गया लेकिन प्रश्न पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अंग्रेजी में चलता है अलग से इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, लेकिन ये हमारे अलग नहीं है वाक्य के प्रकार में, एक ही है प्रश्नवाचक। इसलिए जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वह होगा प्रश्नवाचक वाक्य। अगला, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में दो शब्द एक आते हैं, मैं आपको बता देता हूं, कौन और क्या। ध्यान रखना, कौन शब्द का प्रयोग सदैव सजीव के लिए होता है, क्या का प्रयोग हमेशा निर्जीव के लिए होता है। ये हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, अकर्मक और सकर्मक में, वहाँ हमें इस चीज़ की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ेगी। वरना कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सारे प्रश्नवाचक वाक्यों में आएंगे। अब लेते हैं हम चौथा प्रकार। चौथा प्रकार हमारा है आज्ञार्थक वाक्य, जहां पे नाम से ही स्पष्ट है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है, वह होता है आज्ञार्थक वाक्य। जैसे मुझे पानी पिलाओ, ये आज्ञा दे रहा है कि मुझे पानी पिलाओ, तो ये होता है आज्ञार्थक वाक्य। इसी प्रकार से रवि तुम अपने घर जाओ, रवि को आदेश दिया जा रहा है, तो जहां पे आदेश का भाव हो, आज्ञा का भाव हो, वहां पर आज्ञार्थक वाक्य होता है। चौथा प्रकार के बाद हम आते हैं पांचवें प्रकार के। पांचवा प्रकार हमारा है विस्मयादि बोधक। नाम से ही स्पष्ट है, विस्मय, आश्चर्य का भाव होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसमें क्या शब्द आते हैं? वाह, अरे, ओ, वाह, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पे विस्मयादि बोधक शब्द आता है। और ये शब्द अधिकांशतः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखें, वाह,
कितना सुंदर घर है। तो ये वाह, इसकी प्रशंसा कर रही है और देखते हुए बहुत आश्चर्य हो रहा है इसको, कितना सुंदर है, वाह। तो ये वाह शब्द जो है वह होता है विस्मयादि बोधक, या विस्मय का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे आपको बताते हैं इसका छठा प्रकार। 5 प्रकार हो गए, कुल 8 प्रकार है। छठा जो प्रकार है वह प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। यहां भी देखिए नाम से स्पष्ट है, संदेह, जहां कार्य के प्रति संदेह उत्पन्न हो, जैसे संदेह या संभावना, क्योंकि संभावना होगी तो संभावना में ही संदेह छिपा होता है कि काम होगा या नहीं होगा। इनमें इसके अंदर शायद, संभव है, लगता है, या अंत में गया होगा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे टीना कल मैच देखने गई होगी, गई होगी, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। ये एक संभावना है, शायद, ससंदेह है कि वो गई होगी, कंफर्म नहीं है। तो ये हो जाता है हमारा संदेहात्मक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। 7वां प्रकार इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक भी कहा जाता है और इच्छावाचक भी कहा जाता है। स्पष्ट है, इच्छा यानी हमारी इच्छाएं यहां प्रदर्शित होती हैं। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, वह आशीर्वाद इच्छा है हमारी। आशीर्वाद क्या है? हमारी इच्छा है, या हम अपनी कोई इच्छा प्रकट कर देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इच्छाएं हमारी बुरी भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है अच्छी हो। गाली देते हैं हम, वह भी इच्छावाचक वाक्य में आता है, इच्छा बुरी भी हो सकती है। किसी को शाप देते हैं, वो शाप भी इच्छा है हमारी, वो बिना इच्छा के नहीं देता है, तो ये होता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे एक उदाहरण देखें, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, ये इच्छा है उसकी, आशीर्वाद दे रहा है। या गाली भी दे सकता है, बाढ़ में जाओ, यहां पे वो शाप दे रहा है, गाली दे रहा है, ये भी इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है। और अंतिम 8वां प्रकार हम देखते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार चल रहे हैं और 7 प्रकार हो चुके हैं। अंतिम 8वां प्रकार संकेतवाचक वाक्य। संकेत किया जाता है, इशारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? 2 बातें होती है। यदि ऐसा हुआ तो इन शब्दों का प्रयोग आता है। यदि तो, यह भी हो सकता है केवल तो भी आए। उदाहरण देखें, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य उत्तीर्ण होंगे। यदि, यहां संकेत है, यदि ऐसा किया तो, ठीक है ना। जब संकेत होता है, यदि और तो का प्रयोग होता है, तो वह होता है संकेतवाचक वाक्य।
हो सकता है यदि का प्रयोग नहीं भी हो, केवल तो भी आए, जैसे अच्छा कार्य करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। अच्छा कार्य करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। यहां भी संकेत है कि अच्छा काम तुम्हें करना है तो अच्छा फल मिलेगा, ये संकेत किया गया है। तो ये भी होता है संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार हमने पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार। इसके पहले हमने पढ़े थे संरचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार, साधारण, संयुक्त और मिश्र।